Good morning, students. Today we are going to discuss a double helix model of DNA. Okay, students, तो कैसे हैं सभी लोग बेटा? ओके, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. तो स्टूडेंट्स, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. बेटा डायग्राम मैंने शो किया है बट अभी क्लियर नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, उससे पहले हम डीएनए की जो बेसिक चीज़ें हैं डबल हेलिक्स मॉडल की हम उनको जो है स्टडी कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, तो क्या है बेटा, सबसे पहले जो डीएनए होता है उसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं बेटा. तो डीएनए की फुल फॉर्म जो है बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है. ठीक है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा जो है डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था बेटा? तो डीएनए को बेटा फ्रेडरिक मिस्चर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था. ओके बेटा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डीएनए को कहाँ से डिस्कवर किया था? तो जो पस सेल होती है बेटा, पस सेल से आइसोलेट किया था. लेकिन इन्होंने इसे नाम क्या दिया? इसे नाम दिया था बेटा न्यूक्लिन. बेटा न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया था वो अल्टमान ने दिया था. ठीक है, लेकिन न्यूक्लिन नाम जो है इन्होंने इस टाइम पे दिया. तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है बेटा 1953 में जेम्स वॉटसन ने एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रेजेंट किया था. ओके स्टूडेंट्स, किसने किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है 1953 में. कब? 1953. ओके स्टूडेंट्स, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. बेटा नाम याद रखने हैं, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है इससे. ठीक है, तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रेजेंट किया था. डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कि वॉटसन एवं क्रिक ने इसको किस बेस पर जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रेजेंट किया था? तो बेटा वॉटसन और क्रिक ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स से प्राप्त जो फोटोग्राफ्स थे उसके बेस पर डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था. ओके स्टूडेंट्स, इसके बेस पर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स से प्राप्त फोटोग्राफ्स के बेस पर. ओके, नेक्स्ट क्या है? डीएनए बेटा जो होते हैं, आप पहले भी कई बार बता चुके हैं हम आपको कि डीएनए जो होते हैं बेटा पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स. ओके स्टूडेंट, किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के. मतलब क्या होता है? डीएनए जो होता है बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बेटा क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, मतलब इन 3 चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बने होते हैं. ओके, तो नाइट्रोजन बेसिस पे कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, ए से डिनोट करते हैं. ग्वानिन होता है, ठीक है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है. ठीक है बेटा, शुगर जो होती है वो पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं इसके लिए? क्योंकि ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है. ठीक है, फॉस्फेट जो होता है H3PO4. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बेटा हम इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो होता है बेटा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने बेटा डीएनए की बेसिक चीजों के बारे में स्टडी किया. अब हम बेटा देखते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होता है बेटा, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस और शुगर. ठीक है, बहुत बेटा बताया है इसके बारे में. नाइट्रोजन बेस और शुगर जो होता है बेटा उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है. किसके बीच में? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में. ओके, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है 1 नंबर क्वेश्चन. तो नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. ये दोनों बहुत आते हैं बेटा एग्जाम में, बहुत 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं. शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट बेटा देखते हैं, इसके बारे में तो कई बार हमने डिस्कस कर दिया है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इन 3 चीजों से मिलकर होते हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए का स्ट्रक्चर. तो बेटा जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है. तो बेटा डीएनए मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, मतलब 2 स्ट्रैंड्स से मिलकर बना होता है डीएनए. ठीक है, डीएनए की बोथ सेंस, स्ट्रैंड्स मतलब 2 चैन है ये वाले पार्ट. ठीक है बेटा, तो बोथ सेंस, सॉरी, डीएनए की बोथ सेंस और स्ट्रैंड्स, चैन्स या फिर स्ट्रैंड्स
एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं एंटी पैरेलल एक दूसरे के? जैसे ये देखिए जो 5 डैश तरह होता है बेटा, ये जो होता है 5 डैश, तो एक तरफ क्या होगा, ये 5 डैश और ये 3 डैश, तो एक तरफ ये 3 डैश होगा, ये 5 प्राइम, ठीक है। मतलब एक तरफ जो होगा 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, मतलब एक स्टैंड जो होगा वो 5 प्राइम से नीचे के लिए 3 प्राइम होगा, दूसरा स्टैंड जो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर 5 प्राइम हो तो इधर भी 5 प्राइम हो, कि स्टूडेंट्स हमेशा चेंज रहेंगे ये, ओके। नेक्स्ट क्या है, बोथ चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों चेन्स जो होती है बेटा एक दूसरे की क्या होती है, संपूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और प्यूरीन पेयर्स विद प्रिमिडीन, बेटा प्यूरीन पेयर्स जो होते हैं, प्यूरीन के जोड़े जो होते हैं, युग्म जो होते हैं, वो प्रिमिडीन के साथ जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, एडनिन बेटा जो होता है, ये क्या होता है, एडनिन ए, ये प्यूरिन होता है, और थाइमिन क्या होता है बेटा, ये प्रिमिडीन। तो एडनिन क्या होता है, थाइमिन से जुड़ता है और क्या बनाता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और इस बॉन्ड्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड्स को बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है और क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां तक क्लियर हुआ। दोबारा देख लेते हैं, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड जो होता है मॉडल होता है, तो दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। डीएनए की जो बोथ चेन्स होती हैं, दोनों चेन्स होती हैं या फिर स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ओके स्टूडेंट। और बोथ चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। और प्यूरिन पेयर्स जो होते हैं वो प्रिमिडीन से जुड़े हुए होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो प्यूरिन जो होता है एडनिन और प्रिमिडीन होता है थाइमिन, तो ए से टी जुड़ता है, मतलब एडनिन से थाइमिन जुड़ता है, और इधर साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ता है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बेटा हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा कि वाटसन एंड क्रिक जो जिस डीएनए को जो है वाटसन और क्रिक जिस डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जिसने प्रेजेंट किया था वाटसन एंड क्रिक ने, वो बेटा क्या था, वो बी डीएनए था। वैसे डीएनए जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। वट जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए जो प्रेजेंट किया था जिस डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वो क्या था बेटा, वो बी डीएनए था, ओके स्टूडेंट्स। कौन सा डीएनए था, बी डीएनए। दिस डीएनए इज राइट हैंडेड बिकॉज डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग ऑफ क्लॉकवाइज। इस डीएनए को बेटा हम राइट, ये डीएनए क्या था, राइट हैंडेड था, क्योंकि इसकी जो कॉइलिंग की डायरेक्शन जो थी वो क्या थी बेटा, क्लॉकवाइज थी, ठीक। क्लॉकवाइज होता है जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ वन हेलिकल इज टर्न इस 34 एंगस्ट्रॉम। तो डायग्राम में हम यहाँ देखेंगे कि जो ये जो दिखाया है बेटा वन टर्न, ठीक है। तो वन टर्न जो होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है वन टर्न की वो क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडल की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम, तो बेटा। और एक कुंडल में मतलब एक टर्न में जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं बेटा कितने होते हैं, 10। और 10 बेस पेयर फाउंड इन वन हेलिकल टर्न, ठीक है। यहाँ दिया भी है कि 10 नाइट्रोजन बेस पेयर फाउंड इन वन हेलिकल टर्न, मतलब जो एक टर्न होता है हेलिकल टर्न जो होता है उसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए काउंट भी कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ से करें बेटा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है डायग्राम में, ये बेटा यहाँ तक रहेगा यहाँ तक, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो है काउंट करें बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बेटा वन हेलिकल टर्न होता है और इसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो इनके बीच की दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ। और दो डिस्टेंस जो होती है टू नाइट्रोजन बेस पेयर की वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 की जो है बेटा वो कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम, तो टू नाइट्रोजन बेस पेयर की दूरी होगी, वो डिस्टेंस होगी दो के बीच में, वो कितनी होगी
3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, डिस्टेंस ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, जो सॉरी डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। जो डीएनए का डायमीटर होता है बेटा, ये जो पार्ट देखिए, ये जो दिया है यहाँ पर, ये जो होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम होता है। किस तरह से होता है, अब यहाँ पर देखें जो है इसमें बेस पेयर जो होते हैं बेटा जुड़े हुए, ये देखिए ए और टी डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इनके साइड में क्या होते हैं, शुगर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना बेटा, और शुगर से क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ से लेकर के फॉस्फेट ग्रुप से दूसरे फॉस्फेट ग्रुप तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो होती है डीएनए का जो है ये डायमीटर होता है, और जो है जो टू शुगर्स होती है मतलब इनके बीच की दूरी, ओके स्टूडेंट्स, टू शुगर्स के बीच की दूरी, ये जो दूरी होती है बेटा ये 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो इस डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया था वो कौन सा डीएनए था, वो था बेटा बी डीएनए। ठीक है, डीएनए वैसे कई टाइप्स के होते हैं, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, बट इन्होंने जो प्रेजेंट किया था वो बी डीएनए था। ठीक है, दिस डीएनए इज राइट हैंडेड। ठीक है, ये क्या था, राइट हैंडेड डीएनए था, बिकॉज जो इसकी जो कॉइलिंग थी डायरेक्शन की, ठीक है, वो क्या थी, क्लॉकवाइज थी। वो जो वॉच होती है, घड़ी जो होती है, उसकी सुई जिस दिशा में चलती है वो दिशा थी। ठीक है, लेंथ ऑफ वन हेलिकल टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, और 10 नाइट्रोजन बेस पेयर फाउंड इन वन हेलिकल टर्न, मतलब एक हेलिकल टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, 10। ठीक है, और 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, और डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शुगर इज 11 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बेटा डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर एक चार्गा फ्लूइड आता है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बहुत आता है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं इसके लिए, चार्गा फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो चार्गा फ्लूइड का बेटा कहना क्या था, कि इनका कहना ये था कि डीएनए के अंदर जो ए का परसेंटेज है, मतलब एडेनिन का परसेंटेज है, वो टी के इक्वल है। ठीक है, तथा जी ग्वानिन का परसेंटेज है साइटोसिन के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, मतलब ए का परसेंटेज टी के परसेंटेज के इक्वल और जी का परसेंटेज सी के परसेंटेज के इक्वल। ओके, मतलब ए इक्वल टू 2 और जी इक्वल टू सी, बट ए प्लस टी इज नॉट इक्वल टू जी प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ए और टी तो बराबर में है और जी और सी बराबर है, लेकिन ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। उनका कहना था कि ए प्लस जी जो है वो क्या है 50% है, और टी प्लस सी जो है वो 50% है। ओके, अब इनका जो एक जो नया जो इन्होंने किया था वो क्या दिया था इन्होंने, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल टू वेस रेशियो। वेस रेशियो मतलब जो क्षार का अनुपात है। ठीक है, क्षार अनुपात। ठीक है, बेस रेशियो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी। बेटा इसके जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल टू बेस रेशियो। बेस रेशियो बेटा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है एक स्पेसीज में। ठीक है, अगर सेम स्पेसीज होगी तो ये क्या होगा, बेस रेशियो कांस्टेंट होगा, बट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पेसीज। लेकिन जो भिन्न भिन्न स्पेसीज होंगी, अलग अलग स्पेसीज होंगी, तो उनमें जो ये रेशियो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिए बेटा, चार्गा फ्लूइड बेटा कि ए का परसेंटेज टी के इक्वल। ठीक है, ए का परसेंटेज टी के परसेंटेज के इक्वल होता है, तथा जी का परसेंटेज सी के परसेंटेज के इक्वल होता है। तो ए प्लस ए बराबर टी, जी बराबर सी, बट ए प्लस टी नॉट इक्वल टू जी प्लस सी। ए प्लस जी जो है 50% होगा, टी प्लस सी 50% होगा। ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल टू बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है वन स्पेसीज में, बट डिफरेंट स्पेसीज में जो है ये बेस रेशियो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा यहाँ जो है एक क्वेश्चन आता है कि यदि जी का परसेंटेज 30% है,
तो टी का परसेंटेज क्या होगा। स्टूडेंट यहाँ हम फॉर्मूला लेते हैं बेटा कि ए प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी। बेटा यहाँ हमने पढ़ा था कि जो जी का मान होगा वो सी के इक्वल होता है, ठीक है। जी का परसेंटेज सी के परसेंटेज के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम जी की जगह क्या रखेंगे 30%, सी की जगह बेटा 30% आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और देखते हैं कि ए प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी। ए प्लस जी क्या होता है बेटा, ये 50% होता है। ओके स्टूडेंट्स, ए प्लस जी 50 होता है, तो ये यहाँ वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 50 टोटल। तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ जी में से, ठीक है। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस जी इजकल टू 50%, ठीक है बेटा। तो जी यहाँ रखेंगे 30, ए प्लस जी की जगह 30 रख लिया इजकल टू 50। ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 50 माइनस 30 मतलब 20%। तो ए यहाँ पर कितना है बेटा 20%। क्लियर, कितना आ गया 20%। ओके स्टूडेंट, निकालना गया हमें टी। यही फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे हम कि ए प्लस टी इजकल टू सॉरी ए प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी। ओके, ए की वैल्यू हमें पता है कितना है 20%, जी की वैल्यू हमें पता है कितना है 30, ठीक है। निकालना क्या है टी, सी हमें पता है कितना है 30। ओके स्टूडेंट्स, टी निकालना है, ये कितना हो गया 50 इजकल टू टी प्लस 30। ओके स्टूडेंट्स, तो टी इजकल टू 50 माइनस 30, इस तरह से ना करें, ये देख ले 50 इसको हम इधर लेके आएंगे माइनस 30 इजकल टू टी। तो टी इजकल टू 50 माइनस 30 20। तो टी का क्या आ गया बेटा, टी आ गया बेटा 20%। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोबारा देख ले बेटा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि इफ g इजकल टू 30% व्हाट इज परसेंटेज ऑफ t। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस टी इजकल टू g प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो है हमारा फॉर्मूला जो होता है a प्लस सॉरी फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला जो होता है हमारा a प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी। ओके, जी की वैल्यू हमें दे रखी है 30%, ठीक है। जी इजकल टू सी होता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जी इजकल टू सी, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी इजकल टू ही 30। ओके, यहां 30 रख लिया। हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालने वाले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इक्वेशन बनती है कि a प्लस जी इजकल टू 50%। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो a प्लस जी क्या है 30 इजकल टू 50। ओके, तो a इजकल टू 50 माइनस 30, तो a इजकल टू 20। ओके स्टूडेंट्स, 20% a निकल आया हमारा 20%, निकालना जी है, ठीक है। यहाँ हम फॉर्मूला रख देते हैं a प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी। ओके, a कितना है 20, g कितना है 30, निकालना क्या है t, c कितना है 30, t निकालना है, ठीक है। तो जब t निकालना है तो 50, ठीक है, माइनस 30, तो t इजकल टू 20%। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। बहुत आते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि डीएनए का को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल किया जाए। क्या होगा यदि डीएनए को
80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट या वाइल्ड किया जा रहा है। ठीक है, क्या होगा डीएनए का बेटा, क्या हो जाएगा, डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीनेचुरेशन, हिंदी बेटा बोलते हैं विकृतीकरण, विकृतीकरण हो जाएगा। कैसे, अब आप कहेंगे कि बेटा डीनेचुरेशन क्या होता है, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए है डबल हेलिकल है, 2 स्ट्रैंड्स है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक और आता है कि यदि क्या होगा, यदि डीएनए को पुनः ठंडा किया जाए, ठंडा या फ्रीज किया जाए, क्वेश्चन क्या होगा यदि डीएनए को पुनः ठंडा किया जाए। ठीक है, क्या होगा, आंसर देखिए बेटा, यहां डीएनए का डीनेचुरेशन हो रहा था, तो यहां क्या होगा, डीएनए का बेटा क्या हो जाएगा, डीएनए का रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन हो जाएगा। क्वेश्चंस मतलब क्या है, डीएनए जो है दोबारा जो है अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएगा, ओल्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चंस आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आप सबको अच्छा लगा हो